आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4th सेमेस्टर जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर पढ़ाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है, बट अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने 4th सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं करवाया है, या फिर उनका स्टार्ट तो हो गए एग्ज़ाम बट उनका जियोग्राफी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए भी है जो 3rd सेमेस्टर पार कर चुके हैं और 4th सेमेस्टर में आने वाले हैं। 3rd सेमेस्टर के वो एग्ज़ाम दे चुके हैं और 4th सेमेस्टर में आने वाले हैं। तो और इसका टाइटल नेम है इकोनॉमिक जियोग्राफी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पेपर का टाइटल नेम है इकोनॉमिक जियोग्राफी तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर टाइटल नेम सेम है ना तो आप में ना ये ही क्वेश्चन आएंगे। आप यही सोच लीजिए, अगर इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको मैं ये भी बताते चलूँगी कि इन क्वेश्चनों से कैसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम सेइंग यू। तो फ्रेंड्स, आई होप यू आर रेडी फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बिकॉज फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एकदम प्रिपेयर करवा दूँगी कि आपको एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप रियल में ही एग्ज़ाम में टॉपर या अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर बीए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, ये सभी वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। और फ्रेंड्स, आपको ना सिलेबस से लेकर क्वेश्चन पेपर तक आपका साथ इस चैनल से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने एक छोटा सा काम कर दिया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक का बटन भी दबा दिया होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिए और एंड में आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे, और आप ये भी बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट लगा या फिर क्या आपके पास क्वेश्चन हैं। और आप ये भी बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं नीचे, वो भी आपको फिल कर लेनी है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है अंकों में, और यहाँ पर करना है शब्दों में, और यहाँ पे आपका टाइम दिया गया है और आपके एग्ज़ाम के नंबर दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक 4th सेमेस्टर ये जो जियोग्राफी है इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के आपने क्वेश्चन पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनकी भी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के तरह ही वो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का है, इससे ये पीसी बांग्ला कॉलेज लिंक है, उसका ये एग्जामिनेशन है। और राजा महेंद्र प्रताप से जितनी भी यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेजेस रिलेटेड लिंक हैं तो उनके तो बल्ले ही बल्ले है। और अगर आपका टाइटल नेम सेम है तो भी आपकी बल्ले ही बल्ले है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में। और फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बताया जाएगा आपको किस प्रकार एग्ज़ाम देना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि तब तक ना खोले जब तक आपसे बोल है ना। यहाँ दूसरे पॉइंट पे है आपका कि 75 क्वेश्चन है और आपको 50 ही करने हैं। और 3rd पॉइंट में यही बताया जाएगा, 4th में यही बताया जाएगा कि आपको किस तरह OMR सीट को फिल करना है और आपको कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने नहीं करने हैं, और आपको किस पेन का यूज करना है। अगर ऐसा नहीं होगा, ये इसमें आपसे बोला है कि पेंसिल से फिल करना है और आप बिना बड़े अपने मनचाही पेन से ही फिल कराए, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इनको पढ़ लें तभी आप एग्ज़ाम देंगे, कि फ्रेंड्स इनके बिना पढ़े आप बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपको फेस कर नहीं सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी में कराऊंगी और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर अपना फोकस रखेंगे। और इतना तो आप हिंदी समझते ही हैं कि आप इनका आंसर भी टिक लगा पाएंगे जब मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों वाले देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स,
पढ़ते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन इतना सिंपल दिया है कि आप तो इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जब से आपके पास साइंस आई है। तो फ्रेंड्स फिर भी आपको कई स्टूडेंट को पता होगा इनका आंसर, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका अभ्रक, सेकंड ऑप्शन है चांदी, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम, फोर्थ ऑप्शन है लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। और फ्रेंड्स आपसे ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है बॉक्साइट से कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। तो फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन है खनन कौन सी आर्थिक क्रिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक, सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक, चतुर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? आई होप आप सभी को पता होगा और आपने कमेंट भी कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्राथमिक। प्राथमिक क्रिया में खनन और खनन उत्पादन और मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, आखेट, ये सभी प्राथमिक क्रिया में आती हैं। फल आदि इकट्ठा करना, ये सभी कौन सी क्रिया में आती हैं? प्राथमिक क्रिया में। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि लोहा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है यूएसए, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है चाइना। तो इसका राइट आंसर है क्या है? चाइना। सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादक कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर है चीन देश करता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहाँ कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका श्रीलंका में, सेकंड ऑप्शन है मलेशिया में, थर्ड ऑप्शन है भारत में, फोर्थ ऑप्शन है म्यांमार में। तो इसका राइट आंसर है मलेशिया में। स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? मलेशिया और इंडोनेशिया में। आपको इंडोनेशिया भी नोट कर लेना है। इन दोनों, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों जगह पर जो स्थानांतरणशील कृषि करी जाती है उसे क्या कहा जाता है? लदांग। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है ईरान, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या है? चीन। चीन जो है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीन में सर्वाधिक मछली उत्पादक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका महोगनी तथा एवोनी के वृक्ष पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैंग्रोव में, सेकंड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में, थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, फोर्थ ऑप्शन है शंकुधारी वनों में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ये महोगनी तथा एवोनी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज और ले लो कि ये जो महोगनी तथा एवोनी नाम के जो वृक्ष होते हैं ये औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इट मीन्स इनसे औषधियाँ तैयार की जाती हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अमेरिका में। ये अमेरिका के स्थानीय वृक्ष हैं। आई होप आपने इन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तरी अमेरिका का वृहद झील प्रदेश किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है सोना, सेकंड ऑप्शन है पेट्रोलियम, थर्ड ऑप्शन है आयरन और फोर्थ ऑप्शन है बॉक्साइट। इसका राइट आंसर क्या है? लोहा इस्पात। जो उत्तरी अमेरिका का वृहद झील प्रदेश है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्रिवॉय रॉग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। यानी आपको बताना है क्रिवॉय रॉय जो प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र जो है वह कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है रूस में, सेकंड ऑप्शन है भारत में, थर्ड ऑप्शन है यूक्रेन में, फोर्थ ऑप्शन है ईरान में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आई डोंट नो, काफ़ी रिसर्चिंग के बाद भी। तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रांड बैंक एक प्रमुख उत्पादक है। जो ग्रांड बैंक है वह किसकी प्रमुख उत्पादक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चावल, सेकंड ऑप्शन है समुद्री मत्स्य, थर्ड ऑप्शन लौह अयस्क, फोर्थ ऑप्शन है चाय। तो फ्रेंड्स ग्रांड बैंक ये जो क्वेश्चन है ना, आप चाहे मानव भूगोल पढ़ लो, चाहे आप भौतिक भूगोल पढ़ लो, चाहे आप अभी क्या पढ़ रहे हो आर्थिक भूगोल, ये पढ़ लो, ये क्वेश्चन सभी में डाल देता है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? समुद्री मत्स्य। और आपको ये भी याद रखना है, ग्रांड बैंक कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में ग्रांड बैंक स्थित है, और ये समुद्री मत्स्य उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र है ये ग्रांड बैंक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, तो कमेंट में बताएं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चनों को बड़े ही केयरफुली पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ऐसा ना हो आप नवीकरणीय संसाधन तक पढ़ के टिक मार दें जल्दी से, आपका आंसर गलत हो जाए। ऐसा होता है कभी कभी, हम ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो हम आंसर को, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं ढंग से, जल्दी हाँ दिखा, अरे इसका आंसर तो वो है, तो ऐसे लगा के अपने ही खुद ही गलती कर लेते हैं। फिर बाद में चेक करते तो पता चलता है कि अरे हमने थोड़ा ध्यान दिया होता तो इसका राइट आंसर हम ये वाले पे टिक लगाते। फिर बाद में बड़ा अफसोस होता है कि पढ़ने के बावजूद भी, पता होने के बावजूद भी हम क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा है। तो फ्रेंड्स, आप ना ध्यानपूर्वक पढ़ें फिर इसका आंसर दें। तो इसमें पूछा गया है कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है जल, सेकंड ऑप्शन है सौर ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है पवन ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन है कोयला। इसका राइट आंसर क्या है? कोयला। कोयला जो संसाधन है वह नवीकरणीय संसाधन नहीं है। और ये जो जल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी नवीकरणीय हैं। आई थिंक आपको पता होगा, जल से विद्युत बनाई जाती है, सौर ऊर्जा से सोलर पैन इसका एग्जाम्पल है, पवन ऊर्जा ये सभी उसी के एग्जाम्पल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक क्रिया, सेकंड ऑप्शन है द्वितीय क्रिया, थर्ड ऑप्शन है तृतीय क्रिया, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया में क्या आता है? विनिर्माण आता है। प्राथमिक क्रिया में वही आता है जो मैंने आपको बताया अभी, और तृतीय क्रिया में क्या आता है? जो सेवा क्षेत्र होते हैं वो सब आते हैं तृतीय क्रिया में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया से संबंधित नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया से संबंधित नहीं है। आई थिंक आपको यहाँ का क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैंने पढ़ा है, इसी को आपको नोट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, सेकंड ऑप्शन है आखिट, थर्ड ऑप्शन है खनन, फोर्थ ऑप्शन है बैंकिंग। इसका राइट आंसर पता करना इज़ वेरी इजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंकिंग। बैंकिंग जो है ना वह प्राथमिक आर्थिक क्रिया से संबंधित नहीं है। कृषि, आखिट, खनन ये तीनों जो व्यवसाय कह सकते हैं आप, जो कार्य हैं वो सब प्राथमिक क्रिया में आते हैं, बट बैंकिंग जो है वो प्राथमिक क्रिया में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है आपका, गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है ब्राज़ील, फोर्थ ऑप्शन है रूस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चीन। आप एक तरह से ये याद रखिए, एशिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर ज़्यादातर गहन निर्वाहक कृषि ही प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन में। गहन निर्वाहक कृषि कहाँ प्रचलित है? चीन में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा कृषि प्रारूप है जो पश्चिमी यूरोप में प्रचलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक कृषि प्रारूप है जो कि पश्चिमी यूरोप में प्रचलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है डेयरी कृषि, सेकंड ऑप्शन है मिश्रित कृषि, थर्ड ऑप्शन है बाजार बागवानी, फोर्थ ऑप्शन है सघन जीवन निर्वाह कृषि। फ्रेंड्स, आई थिंक इसका राइट आंसर डेयरी कृषि तो नहीं होगा। आई थिंक डेयरी कृषि तो इसमें प्रचलित है। जी हाँ फ्रेंड्स, डेयरी कृषि तो पश्चिमी यूरोप में प्रचलित है। इनमें से कोई सा होगा? आपको इनमें से कौन सा राइट आंसर लगता है? कमेंट करें, या फिर आपने कहीं पढ़ा हो तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के कृषि प्रदेशों के विभाजन का पहला वैज्ञानिक प्रयास किसने किया था? आपको बताना है विश्व के कृषि प्रदेशों के विभाजन का पहला वैज्ञानिक प्रयास किसने किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टाम्प, सेकंड ऑप्शन है विटलसी, थर्ड ऑप्शन है हार्टशोन, फोर्थ ऑप्शन है जॉन
जॉनस्टन, क्या है जॉनस्टन। तो इसका राइट आंसर क्या है विटिलसी। विटिलसी भूगोलविद जो हैं उन्होंने विश्व के कृषि प्रदेशों के विभाजन का पहला वैज्ञानिक प्रयास किया था। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हों कि मुझे ही नहीं आंसर पता एक दो क्वेश्चन के, तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा, आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो एग्ज़ाम होता है, जो मतलब दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। तो फ्रेंड्स उनका आंसर तो स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स उन 5 से 10 क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका आंसर टीचर तक को नहीं पता होता है। मैं इसका प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ, और फ्रेंड्स इनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर टीचर को भी नहीं पता होता है। जैसे कि 5 से 10 क्वेश्चन आए हैं, तो उनमें से 7-8 का ही वो बता पाते हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं बता पाते। तो फ्रेंड्स आपको इनमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन रह रहा है, कोई बात नहीं है। बाकी के क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाते जा रही हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि विटिलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। अभी जाना आपने कि कृषि प्रदेशों को किसने, विश्व के कृषि प्रदेशों को किसने बांटा था, और अब जानेंगे आप विटिलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 19। तो इसका राइट आंसर क्या है 13। विटिलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों को 13 भागों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन आपका आर्थिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसका स्कोप भी पता होना चाहिए आर्थिक भूगोल जब आप पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मानव की आर्थिक क्रियाएं, सेकंड ऑप्शन जलवायु दशाएं, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी की भौतिक दशाएं, फोर्थ ऑप्शन है नेचुरल हजार्ड्स, मतलब हजार्ड्स मीन्स आपदा, यानी प्राकृतिक आपदा। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा आर्थिक भूगोल में अध्ययन किसका किया जाता है, मानव की आर्थिक क्रियाओं का किया जाता है। जलवायु दशाएं, भौतिकी, पृथ्वी की भौतिक दशाएं, प्राकृतिक आपदा, इन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, भौतिक भूगोल में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका आधुनिक युग में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जानने को मिलेगा कि कौन सा उद्योग आधुनिक युग में आधारभूत उद्योग है। फर्स्ट ऑप्शन लोहा इस्पात उद्योग, सेकंड ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, थर्ड ऑप्शन है रासायनिक उद्योग, फोर्थ ऑप्शन है रेशम उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोहा इस्पात उद्योग जो है वह आधुनिक युग में सर्वाधिक या फिर आप कह सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वह आधुनिक युग में उद्योगों का आधारभूत उद्योग है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कपास की कृषि हेतु कौन सी मिट्टी उत्तम होती है। आई थिंक आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाल मिट्टी, सेकंड ऑप्शन है काली मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी, फोर्थ ऑप्शन है लावा फॉर्म्ड ब्लैक सोयल एंड एलुवियल सोयल। लावा से निकली हुई ब्लैक सोयल, एलुवियल जलोढ़, यानी लावा से निर्मित काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। इसका चौथा ऑप्शन है कि लावा से निर्मित काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शायद आपको दिखाई ना दे अगला क्वेश्चन, बट जो मैं पढ़ रही हूँ आपको उसको ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो आपको बताना है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वह कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली से कलकत्ता, सेकंड ऑप्शन न्यूयॉर्क से लॉस एंजिल, थर्ड ऑप्शन है सिडनी से पर्थ, फोर्थ ऑप्शन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक। तो इसका राइट आंसर क्या है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वह विश्व का सर्वाधिक लंबा बड़ा रेल मार्ग माना क्या जाता है वही है, आपको ये भी याद रखना है। फर्स्ट तो आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन
विश्व व्यापार संगठन मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WTO, यानी WTO या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 164, सेकंड ऑप्शन है 159, थर्ड ऑप्शन है 148, फोर्थ ऑप्शन है 155। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 164। आपको इस क्वेश्चन में ना 21वें क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल गए कि WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये भी बन सकता है कि विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इन सभी क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO कब अस्तित्व में आया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 1995, सेकंड ऑप्शन है 5 मई 1949, थर्ड ऑप्शन है 14 अगस्त 1936, फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1975। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 1995। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रमुख बंदरगाह के मतलब कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है कोची, फोर्थ ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या है? मुंबई जो है भारत का प्रमुख बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अरब सागर तथा लाल सागर को, सेकंड ऑप्शन है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को, थर्ड ऑप्शन है आपका लाल सागर तथा कैस्पियन सागर को, फोर्थ ऑप्शन है आपका भूमध्य सागर तथा काला सागर को। इसका राइट आंसर क्या है? भूमध्य सागर तथा लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर तथा लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग। जी फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कौन सा, आई होप आपको याद होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, सेकंड ऑप्शन है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, थर्ड ऑप्शन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुएज नहर किस देश में स्थित है? इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा था कि सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि सुएज नहर किस देश में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मिस्र में, सेकंड ऑप्शन है आपका यूनान में, थर्ड ऑप्शन है आपका इराक में, फोर्थ ऑप्शन है आपका भारत में। इसका राइट आंसर क्या है? मिस्र में सुएज नहर स्थित है। मिस्र देश में सुएज नहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे अधिक लंबा व्यापारिक मार्ग है। अभी आपने जाना विश्व का सर्वाधिक सबसे लंबा रेल मार्ग, अब जानेंगे आप व्यापारिक मार्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग, सेकंड ऑप्शन है आपका भूमध्य सागरीय तथा हिंद सागरीय मार्ग, थर्ड ऑप्शन है आपका पैसिफिक ओशियन रूट यानी कि प्रशांत महासागरीय मार्ग, और फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है वह विश्व का सबसे अधिक लंबा व्यापारिक मार्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा केंद्र सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग जो केंद्र हैं उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नेपानगर, सेकंड ऑप्शन है सूरत, थर्ड ऑप्शन है अहमदाबाद, फोर्थ ऑप्शन है जामनगर। तो इसका राइट आंसर है सूरत जो है, सूरत सूती वस्त्र उद्योग केंद्र जो है वह भारत में सम्मिलित नहीं है। बाकी के नेपानगर, अहमदाबाद, जामनगर ये तीनों जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं वो भारत में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्फ्रेड वेबर किस देश के निवासी थे? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी। अल्फ्रेड वेबर जो थे वह जर्मनी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन आपका, चीन का सर्वप्रथम इस्पात केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संघाई, सेकंड ऑप्शन है वाओटाओ, और थर्ड ऑप्शन है आपका अनशान, फोर्थ ऑप्शन है वुहान। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा राइट आंसर है? आई थिंक संघाई या वुहान में से ही होगा कोई सा एक। तो आपका किसकी तरफ मत है ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पेरेज पॉइंट। फ्रेंड्स ये वाला भी क्वेश्चन बताएं आपके, स्पेरेज पॉइंट विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक प्लॉट निम्न में से कहाँ स्थित है? प्लीज़ ये भी बताएं, मुझे भी पता चल जाए कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले 32वें क्वेश्चन पर।
तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड वेबर ने अपने सिद्धांत में प्राथमिकता किसे दी है। तो अल्फ्रेड वेबर ने जो अपना सिद्धांत दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया है, उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड वेबर ने जो उद्योगों का स्थानीयकरण सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है, उस सिद्धांत में उन्होंने किसे प्राथमिकता दी है, यानी आप देख सकते हैं कि उस सिद्धांत में उन्होंने किसे प्राथमिकता दी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कच्चे माल को, सेकंड ऑप्शन है तैयार माल को, थर्ड ऑप्शन है परिवहन मूल्य को, फोर्थ ऑप्शन है ऊर्जा मूल्य को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है ए। वो अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत में कच्चे माल को प्राथमिकता दी है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ। फ्रेंड्स, अगर आप जरा सी भी तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दे पाएंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दें, जब तक मैं बता रही हूँ तब तक। तो अगला तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है संसाधन भूगोल, ऑप्शन नंबर सेकंड है मानव भूगोल, थर्ड ऑप्शन है आपका वाणिज्यिक भूगोल, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक भूगोल। तो इसका राइट आंसर क्या है, वाणिज्यिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस के रूप में हुआ, वाणिज्यिक भूगोल के रूप में। और अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है। फ्रेंड्स, मेरे लिए तो लैंडस्केप की तरफ मेरा 80% है और लैंड फार्म्स के लिए 20% है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सही है, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है आपका, चावल उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त कृषि क्षेत्र कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है विषुवत-रेखीय प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरियन मतलब के भूमध्य सागरीय प्रदेश, रीजन में प्रदेश। तो थर्ड ऑप्शन है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आपका वेस्टर्न यूरोपियन रीजन यानी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मानसूनी प्रदेश। चावल उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त कृषि क्षेत्र कौन सा है, मानसूनी प्रदेश। भाई उसको मानसून चाहिए, भाई उसको बरसात चाहिए ज़्यादा, तो चावल की खेती के लिए बरसात होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नहीं, अन्यथा वो तो कमज़ोर रहती है, ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, तो उसके लिए मानसूनी प्रदेश होना बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुने। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है जिम्बरमैन, सेकंड ऑप्शन है चिशोल्म, थर्ड ऑप्शन है बाउमैन, फोर्थ ऑप्शन है डार्कनवॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है जिम्बरमैन। जिम्बरमैन भूगोलविद्ता का मानना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि कृषि योग्य भूमि कैसा संसाधन है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वसुलभ संसाधन, सेकंड ऑप्शन है सामान्य सुलभ संसाधन, थर्ड ऑप्शन है विरल संसाधन, फोर्थ ऑप्शन है एकल संसाधन। अगला क्वेश्चन आपका, विषुवत-रेखीय वन ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील देश में किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपोज, सेकंड ऑप्शन है चापरल, थर्ड ऑप्शन है सेल्वास, फोर्थ ऑप्शन है फजेंडा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेल्वास। विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील में सेल्वास नाम से जाना जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है। आपको बताना है उद्योगों के स्थानीयकरण में, उद्योगों को जो स्थापित करते हैं उसमें कौन सा तत्व प्रभावी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कच्ची सामग्री और शक्ति के साधन, सेकंड ऑप्शन है बाजार एवं श्रम, थर्ड ऑप्शन है पूंजी एवं परिवहन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये इन सभी की ज़रूरत होती है उद्योगों का स्थापन करने में, तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है जापान। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन सा देश करता है। फर्स्ट ऑप्शन है
तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है जापान। इसका राइट आंसर क्या है? भारत जो है वह सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना है विश्व में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। भारत जो है वह सबसे बड़ा चीनी उत्पादक सबसे बड़ा देश है, क्योंकि फ्रेंड्स भारत में गन्ना ज़्यादा पाया जाता है। गन्ना भारत का पौधा है, तो चीनी किससे बनती है? गन्ने से। तो ज़्यादातर चीनी कहाँ पे बनाई जाएगी? भारत में। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यूबा। आपको याद रखना है क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट ऑप्शन है वॉन थियन, सेकंड ऑप्शन अल्फ्रेड वेबर, थर्ड ऑप्शन है वाल्टर क्रिस्टल, फोर ऑप्शन है आपका फ्रेडरिक रेटजेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड वेबर महोदय ने, भूगोलविद्ता ने औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलते अगला क्वेश्चन है आपका, शायद आपको दिखाई ना दे बट मैं जो पढ़ रही हूँ उसे ध्यान से पढ़ें। बराबर परिवहन लागत के बिंदु पथ को दर्शाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आइसोगेन, सेकंड ऑप्शन है आइसोडोपेन, थर्ड ऑप्शन है आइसोहिप्सस, फोर्थ ऑप्शन है आपका आइसोप्लीथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइसोडोपेन। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आई थिंक मैं इसका आंसर बता चुकी हूँ। तो आपका क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, सेकंड ऑप्शन आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, थर्ड ऑप्शन आपका कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वह विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, या फिर बड़ा भी पूछा जा सकता है। दोनों का आंसर ट्रांस साइबेरियन ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा जलमार्ग यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है राइन जलमार्ग, सेकंड ऑप्शन है सुएज नहर मार्ग, थर्ड ऑप्शन है पनामा नहर मार्ग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइन जलमार्ग जो है वह यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सा? राइन जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, दो देशों के मध्य वस्तुओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, सेकंड ऑप्शन है घरेलू व्यापार, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फोर्थ ऑप्शन है नेशनल ट्रेड यानी राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं अगर दो देशों के मध्य वस्तुओं के आदान प्रदान हो रहा है तो, यानी व्यापार हो रहा है तो क्या कहेंगे? दो देशों के मध्य हो रहा है तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लीज। अगला क्वेश्चन है आपका, जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वित किया जाता है तो अब इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है निजीकरण, सेकंड ऑप्शन है उदारीकरण, थर्ड ऑप्शन है वैश्वीकरण, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वैश्वीकरण। जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, सेकंड ऑप्शन है मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। प्राकृतिक मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन इज नॉट अलाउड इन आर्थिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है आपका, डी हटलसी ने विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में कब वर्गीकृत किया? आपने जाना कि सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने वर्गीकृत किया था विश्व के देशों को, कृषि प्रदेशों को, और आपने जाना इन्होंने कितने वर्गों में विभाजित किया था? 13 वर्गों में। तो और अब पूछ रहा है कि कृषि प्रदेशों को कब वर्गीकृत किया, अब टाइम पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1836, सेकंड ऑप्शन है 1936, फोर्थ ऑप्शन है 1926 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1986। तो इसका राइट आंसर होगा 1936 जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, संसाधनों का संरक्षण मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। आपको बताना है संसाधनों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रति व्यक्ति
प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ रहा है। थर्ड ऑप्शन है आपका संसाधन कम खत्म होने वाले हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका इनकी कीमत बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। अगर जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है इसी की वजह से तो उसकी आवश्यकता भी बढ़ रही है। तो आवश्यकता बढ़ रही है तो संसाधन खत्म हो रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होगा? कि जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, शायद आपको दिखाई ना दे बट मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुना। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉन थियोन ने अपना सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1850 में, सेकंड ऑप्शन 1800 में, थर्ड ऑप्शन 1826 में, फोर्थ ऑप्शन 1783 में। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो आपको ये भी पता चलेगा कि वॉन थियोन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर है 1826 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉन थियोन का सिद्धांत कितनी मान्यताओं पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 मान्यताओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश में धरातल के अधिकतम भाग पर कृषि की जाती है? आई थिंक इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है मालडोवा, सेकंड ऑप्शन है यूक्रेन, थर्ड ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इसका राइट आंसर है भारत जो है वहाँ पर धरातल के अधिकतम भागों पर कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत कब प्रकाशित किया था? अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत कब प्रकाशित किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1900, सेकंड ऑप्शन है 1909, थर्ड ऑप्शन है 1912, फोर्थ ऑप्शन है 1899। तो इसका राइट आंसर है 1909। क्या है राइट आंसर? 1909। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का हानिकारक प्रभाव है? फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ती असमानता, सेकंड ऑप्शन है असंतुलित व्यापार, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरणीय हानि, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बढ़ती असमानता जो है वह वैश्वीकरण का हानिकारक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देते चलें। तो आपको बताना है कि भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1989, सेकंड ऑप्शन है 1991, थर्ड ऑप्शन है 1993, फोर्थ ऑप्शन है 1995। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1991 को, और डेट 24 जुलाई को 1991 से। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में से विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव कौन सा है? फ्रेंड्स, ये भूमंडलीकरण क्या है मैं आपको बता दूं, ये वैश्वीकरण का उपनाम है भूमंडलीकरण। इससे आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण का सेकेंड नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भूमंडलीकरण। तो इंग्लिश तो वही रहेगी, ग्लोबलाइजेशन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सस्ती एवं बेहतर सेवाएं, सेकंड ऑप्शन तकनीक एवं नवाचार का प्रसार, थर्ड ऑप्शन है नए बाजारों तक पहुँच, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है विदेशी व्यापार में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है विदेशी बैंकों की संख्या में वृद्धि, और आपका थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नांकित में से कौन आसियान का सदस्य है? फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया, सेकंड ऑप्शन है थाईलैंड, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी से। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया तीनों देश आसियान के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नाफ्टा का सदस्य है? फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, सेकंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है मैक्सिको, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव यानी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है आपका, ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपेक की फुल फॉर्म भी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। आपसे इससे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये है कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, दूसरा ये बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये किसकी फुल फॉर्म है, और थर्ड ये बन सकता है कि ओपेक की स्थापना किसके लिए की गई, और फोर्थ ये बन सकता है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना किसके लिए की गई है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका तेल कीमतों का नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन तेल उत्पादन का नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन तेल उत्पादक देशों के बीच समन्वय, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर तेल कीमतों का नियंत्रण के लिए ओपेक की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO के उद्देश्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को प्रोत्साहित करना, सेकंड ऑप्शन है आपका विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, थर्ड ऑप्शन है आपका जीवन की गुणवत्ता को उच्च बनाना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को प्रोत्साहित करना। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन दो शहरों के बीच कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग विस्तार है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हैलिफैक्स से वैंकूवर, सेकंड ऑप्शन है सिएटल एवं न्यूयॉर्क, थर्ड ऑप्शन है पेरिस एवं कीव, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हैलिफैक्स एवं वैंकूवर जो है इसके बीच पैसिफिक रेलमार्ग का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है आपका पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? फर्स्ट ऑप्शन है अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है, सेकंड ऑप्शन है प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है, थर्ड ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है, फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है कि अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को पनामा नहर जो है वह जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा परिवहन का साधन सर्वाधिक सार्वभौम है? फर्स्ट ऑप्शन सड़क परिवहन, सेकंड ऑप्शन रेल परिवहन, थर्ड ऑप्शन है महासागरीय मार्ग, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है शायद आपको दिखाई ना दे बट मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुने। आपका अगला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड वेबर के अनुसार उद्योगों का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी नीति द्वारा, सेकंड ऑप्शन परिणाम मूलक मितव्ययता द्वारा, थर्ड ऑप्शन है परिवहन लागत द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है श्रम लागत द्वारा। तो इसका राइट आंसर है श्रम लागत द्वारा। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार उद्योगों का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका चीन उद्योग सामान्यतः अवस्थित होता है। चीनी उद्योग मुख्यतः कहाँ पर अवस्थित होता है? सेकंड ऑप्शन है आपका कच्चा माल के स्रोत के निकट, सेकंड ऑप्शन है आपका बाजार के निकट, थर्ड ऑप्शन है आपका श्रम के स्रोत के निकट, फोर्थ ऑप्शन है आपका शक्ति के स्रोत के निकट। तो इसका राइट आंसर है कच्चा माल के स्रोत के निकट। और ये भी सही है बाजार के निकट, श्रम के स्रोत के निकट, ये भी सही है चारों। बट इसमें एक ऑप्शन नहीं है उपरोक्त सभी। अगर इसमें उपरोक्त सभी नहीं है तो सबसे मुख्यतः क्या ज़रूरी होता है चीनी उद्योग के लिए? कच्चा माल जो है वह उसके उद्योग के निकट होना चाहिए, तभी तो वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा चीनी का। अन्यथा अगर दूर हो तो गन्ना जब लेके जाएंगे तो उसका रस सूख ही जाएगा, तो उसे कितना बेनिफिट होगा। इस वजह से इसका मुख्य रूप से कहाँ पर होना चाहिए अवस्थित? कच्चा माल के स्रोत के निकट। अन्यथा इसका उपरोक्त सभी होना चाहिए आंसर, बट यहाँ पर नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा कच्चा माल स्रोत के निकट अवस्थित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड वेबर ने, सेकंड ऑप्शन है C.C. कोलबी ने, थर्ड ऑप्शन है W. रोस्टो ने, फोर्थ ऑप्शन है W. क्रिस्टेलियर ने। तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये पूछा जा सकता है कब किया था? इसका राइट आंसर है 1909, जो कि हम पहले ही इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका गन्ना मूलतः किस देश का पौधा है? गन्ना मूलतः किस देश का पौधा है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत का, सेकंड ऑप्शन है अफ्रीका का, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका का, फोर्थ ऑप्शन है अरब का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का, जो कि आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका वॉन थिवेन का कृषि भूमि उपयोग गहनता मॉडल आधारित है। आपको बताना है किस पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है सस्ते श्रम की उपलब्धता पर, सेकंड ऑप्शन है बाजार से दूरी पर, थर्ड ऑप्शन है मिट्टी की उत्पादकता में विभिन्नता पर, फोर्थ ऑप्शन है सिंचाई गहनता की विभिन्नता पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिट्टी के उत्पादक में विभिन्नता पर वॉन थिवेन का कृषि भूमि उपयोग मॉडल आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका जिस कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों सम्मिलित हों वह उस खेती को क्या कहते हैं? आपको बताना है जिस खेती में फसल उत्पादन और साथ ही पशुपालन भी हो रहा है तो उस खेती को क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है गहन कृषि, सेकंड ऑप्शन है विस्तृत कृषि, थर्ड ऑप्शन है मिश्रित कृषि, फोर्थ ऑप्शन है कम्युनल फार्मिंग यानी व्यापारिक कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित कृषि कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका फसल चक्रण के स्थान
पर कृषि क्षेत्र का चक्रण निम्न में से किसकी विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है जलवासी पशुचारण, सेकंड ऑप्शन है स्थानांतरणशील कृषि, थर्ड ऑप्शन है गहन कृषि, फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक कृषि। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर? कमेंट में बताएं। आई डोंट नो आंसर दिस ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनचेस्टर यानी यूके नगर किसके लिए विख्यात है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, जब ये एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेशम उद्योग के लिए, सेकंड ऑप्शन है ऊनी वस्त्र के लिए, थर्ड ऑप्शन है सूती वस्त्र के लिए, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सूती वस्त्र। मैनचेस्टर जो है वह सूती वस्त्र के लिए मुख्य रूप से विख्यात है। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। तो इसका क्वेश्चन है भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उन्नत प्रौद्योगिकी, सेकंड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, थर्ड ऑप्शन है लाइबरल पॉलिटिक्स यानी उदारवादी नीतियाँ, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक भी स्क्रीन करें, इट मीन्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ये काफ़ी नॉलेज भी दे रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको रियल में ही अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और फ्रेंड्स उस अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दें जिसके पास फोर्थ सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में उसके पास जियोग्राफी है, क्योंकि फ्रेंड्स थर्ड सेमेस्टर वाले फोर्थ सेमेस्टर के देखेंगे तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी शेयर भी कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।